हेलो, मैं आपका आर.के. सर, फिजिक्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज आया हूं आपके साथ पेपर वो डिस्कस करने जो हुआ था 25 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट माने शिफ्ट 1 में, है ना। और ये ओरिजिनल पेपर है जो जेईई मेंस ने रिलीज किया है आपके लिए। हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी हाइपोथेटिकल चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर डिस्कशन, है ना। चलो बच्चों, ठीक है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे एक मैच द कॉलम मिला है। देखो ढंग से, आप बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप देखो कि इसमें लिस्ट 1 में कुछ चीजें दी हुई हैं, उनका वहां पे यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटीज है कुछ, और यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है भाई साहब। ठीक है, अपन चेक करते हैं। पहला की चीज क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन। दूसरा दिया हुआ है प्रेशर। तीसरा दिया है विस्कोसिटी। चौथा दिया है इम्पल्स। हमें इनका क्या करना है, यूनिट्स निकालना है। क्लैरिटी है। चलो भाई साहब चेक करते हैं अपन। एक तो अपन फटाफट निकाल लेते हैं कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, बताओ। फोर्स बाय एल, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अपने को फोर्स का तो यूनिट पता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास का मुझे पता है क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो भाई साहब फोर्स की यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी पावर -2 मैंने लिख दिया, है ना। तो सरफेस टेंशन है, फोर्स का मुझे पता है, लेंथ का मुझे पता है, मीटर होता है। ठीक, तो अपन इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई साहब सरफेस टेंशन का आराम से आ गया। इंपल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड है। इंपल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल एफ डी टी, सेंटर ऑफ मास में आता है इंटीग्रल एफ डी टी। फिर से आप देखो तो फोर्स का मुझे पता है न्यूटन यूनिट होता है, या यहां हमने डिफाइन करा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का मुझे पता है सेकेंड है, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई साहब इसका भी आ गया यूनिट हमारे पास। प्रेशर, प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इसको डिटेल में नहीं जाते अपन कि प्रेशर एक्चुअली में कैसे डिफाइन करते हैं। मुझे पता है कि यूनिट वाइज फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे अपन डिफाइन करेंगे क्या चीज, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। जहां की बात करो तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फिर से हमें पता है। एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, हर एक में फोर्स कॉमन आ रहा है ना। और फोर्स का हमने पहले डिफाइन कर लिया है यूनिट। यूनिट कैसे डिफाइन करा हमने फोर्स का, फिर से देख लो बच्चों। F इक्वल्स टू है m इंटू ए। एम का अपने को पता है केजी, ऐसा यूनिट के सिस्टम में लेते हैं अपन। एक्सेलरेशन को लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वहां से आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात और आपको बता दूं, सेम क्वेश्चन एक बार और आया है इसी जेईई मेंस के पहले सेशन में, समझो आप। बट वहां पे उन्होंने यूनिट नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा इनके डायमेंशन। सेम लगभग क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप पढ़ोगे, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के चैप्टर में पढ़ते हो आप। इसको अगर आप डिफाइन करो तो आपने एक चीज देखा होगा, F इक्वल्स टू, है ना, विस्कस फोर्स इक्वल्स टू -6 पाई ईटा आर वी। ये जो है ना बेटा, ये दिस ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर ईटा को मैं डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा बताओ, ऐसे यूनिट वाइज बोलो तो F बाई -6 पाई आर इंटू वी। अब फोर्स का फिर से हमें पता है यूनिट, बेसिकली वहां पे लिखा है हमने 6 पाई इज कांस्टेंट, आर लेंथ हो गया तो इसका मीटर, एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब सारी चीजों को अगर इंगेज करें अपन तो क्या आ जाता है, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब अपने को चारों का मिल गया, और चारों के हिसाब से ऑप्शन कौन सा मैच कर जाता है, दैट इज ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 हमारा क्या है, ये, और आंसर भी यही ऑफिशियल है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका मैच द कॉलम, फॉर्मूला बेस्ड था, अपने को यूनिट निकालना था बेस। बेसिकली इस चैप्टर से आता है। अगर मैं इसको चैप्टर वाइज काउंट करूं, है तो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग चैप्टर से, बट एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफाइन करा जाए देन दिस इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन, आप बोल सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन में अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं, इजी है, मीडियम है, टफ है, तो इसको मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा, समझे आप। दिस इज फ्रॉम यू एंड डी एंड इट इज फ्रॉम इजी कैटेगरी। कोई टफ चीज नहीं था इसमें, बेसिक फॉर्मूले थे। ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं था इसके अंदर जो आपको एक फॉर्मूले से, कोई मेजर फॉर्मूले से दूसरे मेजर फॉर्मूले को डिराइव करना पड़े। तो बेसिक बेसिक इक्वेशंस थे, तो मैं इसको यू एंड डी में इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। इसको और अच्छे से कर पाते अगर आप 2 भी ऑप्शन सॉल्व कर लेते, आपका मैच वैसे ही कट जाता, बाकी आपको 2 करना ही नहीं पड़ता। ऐसे भी ऑप्शन सेट करा था इन्होंने, तो इजी कैटेगरी में ही अपन रखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। अपने को डेंसिटी का रेशियो निकालना। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली हमें मास चाहिए और
वॉल्यूम चाहिए। और हम एटम को क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। अगर स्फेरिकल मानते हैं तो वॉल्यूम हम क्या डिफाइन करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और अपने को क्या बोला है, न्यूक्लियस का डेंसिटी, तो हमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए एंड न्यूक्लियस का मास चाहिए। न्यूक्लियस का वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस का रेडियस चाहिए। ढंग से देखो, यहाँ जो हमने वॉल्यूम में आर लिखा है, हमें किसका रेडियस चाहिए, न्यूक्लियस का रेडियस चाहिए। तो भाई साहब न्यूक्लियस का रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये सेम चीज आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ढंग से देखो, फिर से फॉर्मूला बेस्ड सवाल है मॉडर्न फिजिक्स का। डेंसिटी को हमने डिफाइन करा है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड आर ऑफ द न्यूक्लियस इज, दिस इज ओनली फॉर द न्यूक्लियस, बात को समझे आप, दिस इज ओनली फॉर न्यूक्लियस। आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। समझो आर नॉट इज कांस्टेंट, आर नॉट इज कांस्टेंट। यहां से अगर अपन चेक करें तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी क्यूब निकालोगे तो बेटा आएगा आर नॉट क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ढंग से देखो आप, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाता है। देखो बेटा आप, ये 3 कट हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर डिफाइन करने जाओगे आप, तो ऊपर तो मास है ही, डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट आर नॉट, तो सभी न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है। तो बचा क्या, ए। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वलिटी हटाओ, ये प्रोपोर्शनलिटी लगाओ आप, तो यहाँ नीचे मैं लिख सकता हूँ ए। तो बेसिकली अगर मुझे किसी भी न्यूक्लियस का एम पता है और ए पता है, तो मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं अगर रेशियो निकालना चाहूँ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, है ना, तो ढंग से देखो आप, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मास नंबर। क्लैरिटी है, देखो लॉजिकली आप ए, तो बेसिकली रो नॉट बाई रो एच ई इक्वल्स टू एम नॉट बाई ए नॉट। और एच ई के लिए देखो ए ऊपर चला गया और एम नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि ए के इनवर्सली था वो और एम के डायरेक्टली था वो। अब मुझे सारा डेटा पता है। ढंग से देखो तो क्वेश्चन के अंदर सारा डेटा मुझे गिवन है। ऑक्सीजन के लिए भी 16 और 8 गिवन है, हीलियम के लिए भी मुझे 4 और 2 गिवन है। तो हमने वैल्यूज पुट करा एंड वी गेट द आंसर। देखो बेटा, और आंसर क्या आ गया 1, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच कर रहा है 1:1। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। दिस इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स 1। और इसको भी अगर आप रखो तो इजी कैटेगरी में ही रख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स 1 का। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जी मेंस की बात करो या जी एडवांस की बात करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप समझो कि इस बार तो फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आया, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा था। बट इफ़ यू वांट टू गिव इट, देन हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजी टू मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ, हमें डेंसिटी से वो चीज़ें इक्वेशंस निकालनी पड़ी, हमें आर की वैल्यू भी चाहिए थी, तो उस हिसाब से इसको ईजी टू मीडियम के अंदर अपन डाल सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली डेंसिटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली पता नहीं होता है। क्लैरिटी है क्या? चलिए, इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज, दिस इज फ्रॉम हीट 1 KTG। VRMS बोला गया है आपको, VRMS आपको पता है, VRMS इज √3RT/m0, √3RT/m0 VRMS। हीट 1 KTG का पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूँ, आप समझो। और हीट को तो आप गोल्डन टॉपिक समझ के चलो। आप हीट एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल तो आते ही आते हैं। एडवांस की बात करो तो बेटा 5-5, 6-6 सवाल आ जाते हैं कभी कभी, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मिला के। एंड दिस फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर हीट। उसके अंदर आपसे बेसिक सी चीज़ पूछी है आपसे कि RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। आप डायरेक्टली देखो तो VRMS आपको दिख रहा होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T। देखो आप ऑप्शन नंबर 4, वंस अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड वी विल गिव इट इन इजी कैटेगरी। क्लैरिटी है, देख लो ढंग से आप, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, हीट मतलब KTG का सवाल था ये। और ये आप फॉर्मूला तो ध्यान ही रखो, दिस इज VRMS इक्वल्स टू √3RT/m0। इसके साथ 2 और फॉर्मूले आते हैं, ठीक, उसको भी आपको ढंग से देखना है ना, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लैरिटी,
इसमें देखते हैं बच्चों क्या है। इसमें हमें कहा गया है फिर से मैच द कॉलम है, ढंग से देखो आप। तो एक लिस्ट वन में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ सिमेट्रीज दी हुई हैं वायर्स की जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरे में हमें बताया गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ये सारे डायग्राम में एक पॉइंट ओ मेंशन करा गया, ढंग से देखो आप। हमें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इन सिमेट्रीज के कारण। क्लैरिटी है क्या? पहले वाले डायग्राम में देखो तो आप एक इस पहले वाले वायर को क्या मान सकते हो, देखो आप इन्फिनिटी से वायर आ रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ तक खत्म हुआ, दिस एक्ट लाइक सेमी इनफाइनाइट वायर। इस वाले वायर की भी बात करो तो कैसे वायर बिहेव कर रहा है, ये यहाँ से चालू हुआ और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एट सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये एक सर्कुलर लूप आप मान सकते हो, ये नहीं सोचना कि यहाँ पे थोड़ा गैप है तो उसको क्या करें अपन, यू कैन टेक इट एज सर्कुलर लूप, फुल लूप। आप पहले समझो कि दूसरे डायग्राम में किस चीज़ की जरूरत होगी। दूसरे वाले डायग्राम को देखो तो बेटा आप इसको डिवाइड करो तो दिस इज सेमी सर्कुलर लूप एंड दीज बोथ वायर्स विल एक्ट एज सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो ढंग से आप, फिर से यहाँ से चालू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। देन दीज टू वायर्स एक्ट एज सेमी इनफाइनाइट वायर। देख सेमी इनफाइनाइट वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो आप, यहाँ देखोगे तो इस पॉइंट के लिए ये सेमी सर्कल, ठीक, और ये वाला वायर ऊपर की तरफ जा रहा है जो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। बट ये वायर वंस अगेन एक्ट्स एट सेमी इनफाइनाइट वायर। इस वाले ज्योमेट्री में भी देखो आप तो दो वायर्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह, एंड दिस एक्ट्स एट सेमी सर्कुलर वायर। एक चीज मुझे समझ में आया कि सेमी इनफाइनाइट वायर सब में है। और व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, आपको पता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। आप जानो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर होता है बेटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। समझो लॉजिकली आप पहले वाले डायग्राम को, पहले वाले डायग्राम में देखेंगे बेटा आप तो ये वायर दिख रहा है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैसे निकालते हैं। आप मान लो कि दिस इज अ वायर एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। समझो आप, आपको करना क्या, राइट हैंड को इस प्रकार से रखना है आपको कि जो आपका थंब है ना, आपका थंब करंट के डायरेक्शन में हो जाए। तो करंट इधर, थंब इस डायरेक्शन में आ गया। फिर आप फिंगर्स को कर्ल करिए, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं उसी डायरेक्शन में लूप बाय लूप मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी। कहने का मतलब कि ऐसा कुछ लूप बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो अंदर से निकल रही होंगी और बाहर से फिर अंदर घुस रही होंगी। तो इस वायर को अगर मैं डिफाइन करूं ऐसे, समझना लॉजिकली, तो ऐसे फिंगर थंब को रखा, इधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करे, तो आप समझो कि वायर आपके हाथ से पास हो रहा है और ऐसे फिंगर्स को कर्ल करो आप, तो वायर के पीछे से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है और इस साइड से नीचे घुस रही है। मतलब यहाँ पे तो मैं डॉट बनाऊंगा हर जगह, यहाँ तो मैं डॉट बनाऊंगा कि यहाँ से बाहर निकल रही है, और यहाँ पे मैं क्रॉस बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। अब पहले वाले में देखो तो ये दो वायर्स दिख रही हैं और दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बेटा देखो तो आर आर है, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है, तो दोनों के कारण तो सेम मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करो तो ऐसे देखो, इस वायर के कारण बेटा यहाँ बाहर की तरफ, इस वायर के कारण देखो आप, इस वायर के कारण भी बाहर की तरफ, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी बाहर की तरफ। ये सर्कुलर लूप देखो, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन बताओ। सर्कुलर लूप में आपको करना क्या है कि आप करंट के डायरेक्शंस में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जिधर आपका थंब जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और मान लो कि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब यही दो कॉन्सेप्ट्स पे पूरा का पूरा सवाल है। ढंग से आप देखो तो पहले वाले में इस सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट है, तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, और दो वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये दो वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई ये इंटू टू, क्यों, एक के कारण म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू टू, क्यों लिखा टू, क्योंकि ये दोनों बाहर की तरफ हैं। और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन था, ड्यू टू सर्कुलर लूप, उसके लिए क्या यूज करा हमने, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये होता है। आप सर्कुलर लूप के लिए ये भी ध्यान रख सकते हो कि बेसिकली आप समझो कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा इन रेडियन, ये आप समझना किसी भी सर्कुलर लूप के लिए काम करता है। आप अगर पूरा का पूरा लूप ले लेते हो
तो थीटा की वैल्यू बेटा आप लिखते हैं 2 पाई पूरा लूप के लिए, फुल लूप के लिए। तो 2 पाई वैल्यू यहाँ डालोगे तो बचेगा सिर्फ 2r, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। तो दो फॉर्मूले बेसिक से काम कर रहे हैं आपके इस पूरे सवाल में, एक तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर दिस एंड फॉर सर्कुलर लूप दिस फॉर्मूला। ये थीटा क्या चीज़ बताता है कि पूरा सर्कल है, आधा सर्कल है, या कोई सेक्टर है, छोटा सा सर्कल का पार्ट है। ये थीटा आपको रेडियन में रखना है, ध्यान रखना है आपको कि ये रेडियन में रखना है। फिर से इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये मैग्नेटिज्म के। तो इसको सॉल्व करा बेटा अपन ने, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया बाहर की तरफ, और समझो आप म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू 1 माइनस पाई। बट ऑप्शन में ये बाहर की तरफ है नहीं, बट एक चीज़ है, अपने को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, उसने डायरेक्शन पर चर्चा नहीं करी है। बट यहाँ एक ऑप्शन में दिख रहा है पाई माइनस 1, है ना, आ रहा था ये हमारा बाहर की तरफ। तो मैं इसको 1 माइनस पाई को पाई माइनस 1 लिख सकता हूँ, एक माइनस साइन बाहर निकाल के। तो ये डॉट कन्वर्ट इनटू क्रॉस, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आप सोचो ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ऐसे लिख सकते हो कि आई कैप को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ माइनस आई कैप। यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको लिखने के लिए। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, आई कैप की और माइनस आई कैप की, ये चीज़ है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की अगर बात करो आप बेटा, तो इसमें देख एक सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर देख ऐसे करंट जा रहा है, तो बाहर की तरफ इस लूप के कारण बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ये सेमी इनफाइनाइट वायर, आप देखो थंब के डायरेक्शन में करंट ऐसे ऐसे, तो ऐसे बाहर आएगा। सोच इसके कारण डॉट इधर और क्रॉस इधर, इस वायर के कारण बोल, फिर से इसके कारण डॉट इधर और क्रॉस इधर, मतलब दोनों वायर्स के कारण अंदर बाहर की तरफ है, और इस सर्कुलर लूप के कारण भी बाहर की तरफ है। तो तीनों के कारण जुड़ जाएंगे, और तीनों के कारण जोड़ा हमने। ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये हमने किसके लिए लिखा है सुनना, सेमी सर्कुलर वायर के लिए। सेमी सर्कुलर वायर की बात करो तो ये अभी अभी तुरंत फॉर्मूला डिफाइन करा था हमने कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू, आप थीटा डिफाइन कर दो कितने थीटा में वो सर्कुलर लूप है। तो सेमी सर्कुलर है तो पाई, आधा सर्कल है तो कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे पाई, तो पाई डाला तो सेमी सर्कुलर लूप का आ गया। दो इनफाइनाइट वायर्स, उसमें एक के कारण लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो क्या चीज़ आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ये मैच कर जाता है ऑप्शन आपका। ठीक इसी प्रकार से चारों को करना है, सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड, और अपने पास मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अपने पास मैच हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ढंग से देख लीजिए आप, दो चीज़ें यूज हुई हैं। ये है मैग्नेटिज्म का आपका, बट इसको मैं अगर रखना चाहूँ तो मीडियम कैटेगरी में ही रखूँगा। वैसे ईजी में रख सकता हूँ अगर आपको फॉर्मूले ढंग से पता है तो। ईजी टू मीडियम कर लो आप कि दिस इज़ फ्रॉम ईजी टू मीडियम। क्लैरिटी है क्या, ढंग से देख लीजिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखें आप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज is used to modulate a carrier signal of frequency 2 megahertz. The bandwidth, समझो आप लॉजिकली क्या है, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविथ पूछा गया है। ये आप, ये फिर से एनसीईआरटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्योरली आपको, ये चैप्टर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। ये वैसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में है, एडवांस से कोई लेना देना चैप्टर नहीं होता है इसका, और आपको ये सिर्फ एनसीईआरटी से ही तैयार करना होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं हर साल, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एनसीईआरटी का सीधा स्टेटमेंट उठ के आता है। तो इट इज़ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। आपको पता है कि बैंडविथ होता है 2 इंटू हाइएस्ट ऑफ बेस बैंड फ्रिक्वेंसी। ठीक, अब हाइएस्ट ऑफ बेस बैंड फ्रिक्वेंसी देखोगे तो दिस इज 5 किलो हर्ज, है ना, 5 किलो हर्ज। फटाफट आप देखो तो 2 इंटू 5 इज 10 किलो हर्ज। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, हाँ बिल्कुल कर रहा है ना, थर्ड ऑप्शन। इट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल। आपको ध्यान क्या रखना था, 2 इंटू हाइएस्ट ऑफ बेस बैंड फ्रिक्वेंसी, और हाइएस्ट ऑफ बेस बैंड फ्रिक्वेंसी क्या था अपने पास 5, तो 5 अपन ने यूज करा, 2 इंटू 5 दैट इज 10 किलो हर्ज। ये वाला 5 बेटा देख लो ढंग से आप, ये फटाफट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ये तो बिल्कुल ही ईजी कैटेगरी में था, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। आपको कुछ भी एएम का कुछ भी ज़्यादा इक्वेशन के ऊपर सवाल नहीं आया है। क्लैरिटी है क्या, देख लो ढंग से आप। इस क्वेश्चन को देखें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड CD। अच्छा ये एक रॉड दिख रहा है CD, और इससे एक मास लटक रहा है 8 kg का, ऑफ मास 2 kg, रॉड 2 किलो का है,
एंड लेंथ 1 मीटर pivoted at its end C। रॉड का लेंथ 1 मीटर है as shown in the figure। it is supported by a cable AB। ये AB एक केबल है जिससे ये रॉड सपोर्टेड है एंड सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत बड़ा वर्ड है, देखते देखो आप, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसने कुछ भी बात नहीं बोला है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो वी विल एज्यूम इट एज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। एंड फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम आप समझो कि एफ नेट तो जीरो होना ही चाहिए। एफ नेट अगर जीरो है समझो आप, तो रोटेशन की एक खास बात है, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स इज सेम। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए वो सेम होता है। और यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है तो टॉर्क जीरो होगा। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो, इट मीन्स दुनिया में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो हमें करना क्या है, दो चीज़ें, एक तो नेट फोर्स जीरो करना है, दूसरी चीज नेट टॉर्क जीरो करना है। नेट टॉर्क जीरो करने के समय में बिल्कुल भी नहीं डरना है कि किस पॉइंट के अबाउट लेना है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो। और ये फ्रीडम हमें क्यों आई, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड है। आप तो समझो कि अगर कभी भी एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम के सवाल में नेट फोर्स जीरो है, या रोटेशन के किसी भी टॉर्क के सवाल में अगर नेट बॉडी इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, अगर नेट फोर्स जीरो है, आप दुनिया में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे वो हमेशा सेम आएगा। वर्ड बोल रहा हूं मैं, सेम, ना कि जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, दुनिया में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क सेम आएगा। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब किसी न किसी पॉइंट के अबाउट तो जीरो है, और अगर नेट फोर्स भी जीरो है तो दुनिया में सारे पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। मैं क्या करता हूं कि मैं इस हिंज के अबाउट ही नॉट नेट टॉर्क देख लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ जो हिंज फोर्स लग रही हैं, लग तो रही है बिल्कुल कुछ ना कुछ, जो हिंज फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट करने का टेंशन नहीं होगा मुझे। क्योंकि आप बाकी किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप लोगे नेट टॉर्क, आपके मन में आया सर सेंटर ऑफ मास ले लो ना, मैं अगर सेंटर ऑफ मास ले लूँगा बेटा तो आपको ये हिंज फोर्स कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। समझो इस बात को आप। तो हिंज फोर्स कैलकुलेट करने में एक नया लफड़ा। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं इस पॉइंट के अबाउट ही नेट टॉर्क ले लेता हूँ। आप सोच के देख कि यहाँ पे टेंशन टी मान लिया मैंने, इस वाले रस्सी में कितने का फोर्स लग रहा होगा, 80 न्यूटन का। उसके बाद देखो तो आप इसका mg भी लग रहा होगा। mg कितना है, 2 किलो है रॉड का मास, तो दिस इज 20 न्यूटन, ये आराम से लग रहा होगा। ये दूरी कितनी होगी बेटा बताओ, ढंग से देखो आप, तो 20 न्यूटन सेंटर ऑफ मास, पूरे रॉड की लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है मतलब ये कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास हो गया 50 सेंटीमीटर पे, ढंग से देखो आप। और ये टी लग रहा है कहाँ पर, 60 पर। अच्छा, टी के दो कंपोनेंट, ढंग से देखो तो दिस इज टी कॉस 30 एंड दिस इज टी साइन 30। टी साइन 30 का मतलब t/2। टॉर्क में किसका योगदान है, t/2 का। टी का तो इस कंपोनेंट का थोड़ी कुछ योगदान है टी कॉस 30 का, इसका कोई योगदान नहीं। टी साइन 30 का रोल है टॉर्क में। अब अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं, इसके अबाउट तो जीरो होना चाहिए, मतलब मैं लिख सकता हूं टॉर्क अबाउट सी मस्ट बी जीरो। अब टॉर्क की डायरेक्शन देख लेते हैं अपन। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। आर कहाँ से लेते हैं हम, अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देख रहे हो, वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक का रेडियस वेक्टर। आप बेसिकली देखो इस 20 न्यूटन का अंदर की तरफ, इस 80 न्यूटन का अंदर की तरफ, बट इस t/2 का बाहर की तरफ। तो इसके कारण टॉर्क आ गया बाहर, इस दोनों के कारण टॉर्क आ गया अंदर। दोनों का टॉर्क सम करके इसके टॉर्क के बराबर करना है अपने को। इक्वेशंस क्या आ रही है ढंग से देखो आप। हमने क्या किया, रॉड का मास का टॉर्क और वो जो एक्स्ट्रा लोड था उसका टॉर्क, अंदर के तरफ वाला टॉर्क है ये, इक्वल टू टेंशन का टॉर्क, टी साइन 30 का टॉर्क। इसको बराबर करा, डायरेक्टली टी की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। और हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 300 न्यूटन इज थर्ड ऑप्शन। देखिए ढंग से आप, ये रोटेशन का सवाल था, आप इसको भी मतलब नॉर्मल टॉर्क का सवाल था। यू कैन टेक इट एज इजी टू मीडियम कैटेगरी, बट इजी में ही रख सकते हो इसको आप, क्योंकि इसमें ना फोर्स इक्वेशन लिखना बड़ा। हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो पे नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए था। देखिए सवाल को ढंग से आप।
देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन रीजन का सवाल है बेटा। असर्शन ए दिया हुआ है और रीजन आर दिया हुआ है। असर्शन ए क्या दिया हुआ है, फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। ओ यही पे गलती हो गई। ये तो फोटोडायोड्स को अपन फॉरवर्ड बायस में यूज ही नहीं करते हैं, इसको हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में। अपन फॉरवर्ड बायस में यूज ही नहीं करते हैं फोटोडायोड्स को। असर्शन ही गलत हो गया, तो मुझे नहीं लगता आगे इस सवाल में कुछ बचा, क्योंकि ये डायरेक्टली सवाल होता है। आप तो समझो कि रीड एंड रिप्लाई टाइप सवाल होता है इसमें। अगर आपको कोई भी एक चीज़ गलत मिल जाए तो असर्शन रीजन तो डायरेक्टली रीड एंड रिप्लाई होता है, तो रीजन बिल्कुल ही सही होएगा। आप समझो कि फॉरवर्ड बायस में तो असर्शन गलत हो गया। असर्शन गलत वाला कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं अपन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ये नहीं हो सकता। ए इज फॉल्स, बिल्कुल सही। अपना आंसर कौन सा मैच कर जा रहा है, टू। देखते हैं टू आंसर है कि नहीं। बिल्कुल टू इज द आंसर, देखो ढंग से आप। एंड फोटोडायोड्स आर नॉट यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, क्लैरिटी के साथ देख लीजिए ढंग से आप। ये बिल्कुल एनसीईआरटी सवाल था, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल था, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल ही था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो इसको भी अगर आप रखो तो इजी कैटेगरी में ही रख सकते हैं आप, क्योंकि ये आप समझो कि डेटाबेस सवाल भी बोल सकते हो कि ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट का एक डेटा ही था जो आपको ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन में क्या है देखो। इन एन एलसी ऑक्सीलेटर इफ वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, then the resonant frequency of oscillator becomes x times its initial resonant frequency omega naught। एक काम करो आप, सवाल के अंदर क्या दिया, if values of inductance and capacitance becomes twice and 8 times, important data, L से हो गया है 2L और C से हो गया है 8C। ढंग से देखो आप, सवाल को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ो, डेटा को लिखते चले जाओ, तो अपने आप आपको मालूम चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना। फाइंड आउट क्या करना है देखो आप, बोल रहा है ऐसा करने के बाद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बिकम्स x टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा हमारा हो गया x टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस XL इक्वल्स टू XC हो जाता है और ओमेगा बिकम्स 1/√LC, 1/√LC। क्यों XL इक्वल्स टू XC, क्योंकि इस टाइम पे इम्पीडेंस में XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, बचता सिर्फ रेजिस्टेंस है ना, और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये कहानी हो रही होती है। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ LC। L की वैल्यू हो गई है 2L और C की वैल्यू हो गई है 8C। वैल्यूज़ डालते हैं अपन, वैल्यूज़ डाला तो L2 की जगह पे 2L, C2 की जगह पे 8C। इनिशियल L और C तो यही है, L से L गया, C से C गया, तो बचा क्या ये √16। तो बेटा हो गया ये √16 इक्वल्स टू 4। तो आप लिखोगे ओमेगा 1/ω2 बराबर 4 एंड ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1/4, दैट इज ओमेगा नॉट बाई 4। और ये हमें बोला गया था कि x टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट होता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 1/4 इज फोर्थ ऑप्शन। क्लैरिटी है, देख लीजिए ढंग से आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। A uniform metallic wire carries a current 2 ampere when 3.4 volt battery is connected across it. The mass of uniform metallic wire is 8.92 into 10 की power minus 3 kg. Density is 8.92 into 10 की power 3 kg and resistivity is 1.7 into 10 की power minus 8 ohm meter. द लेंथ ऑफ वायर इज, वायर का लेंथ निकालना है। कुछ डेटा हमें दिया हुआ है, देखो ढंग से आप। एक तो हमें करंट पता है एंड दूसरा वोल्टेज पता है। अच्छा, V इक्वल्स टू पता है हमें कि IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो आप समझो कि R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हो जाएगा बेटा V/I। V इक्वल्स टू 3.4 एंड I इक्वल्स टू 2। 17 दूना 34, 1.7 ओम। रेजिस्टेंस तो 1.7 ओम है पक्का। अब आगे डेटा क्या क्या है हमारे पास लेंथ निकालने के लिए। मास ऑफ द वायर पता है एंड डेंसिटी ऑफ द वायर पता है। मास और डेंसिटी से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ढंग से देखो आप। वॉल्यूम क्या होता है बेटा अपना, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमने निकाला, मास पता था, डेंसिटी पता था, वैल्यूज डाली हमने, हमारा वॉल्यूम आ गया वायर का 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सोच के देख, मान लो कि इस वायर का एरिया था A और लेंथ था L, तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू L। दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1।
अब देखो ढंग से, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाई ए, ठीक। आर आप इधर ले आइए रो के साथ, और एल बाई ए को एक साथ लिखा आप, तो रो बाई आर इक्वल हो जाएगा बेटा ए बाई एल, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब ढंग से देखो तो सवाल के अंदर एक चीज और दिया हुआ है, रो की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, देखो रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी देखो 1.7 इंटू 10⁻⁸। तो रो की वैल्यू पता है, आर हमने अभी भी कैलकुलेट करा, तो वैल्यू पुट करा अपन ने, तो ए बाई एल की वैल्यू आ गई, तो ए बाई एल की वैल्यू आ गई बेटा 10⁻⁸, ए इंटू एल की वैल्यू थी 10⁻�6। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, फाइंड आउट हमें एल ही करना था, दोनों को करा क्या यूज करा अपन ने, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करा तो एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर आ गया कितना 10⁻², तो एल की वैल्यू आ गई बेटा 10 मीटर। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, देखो 10 मीटर है ना, पहला ऑप्शन ये 10 मीटर। ढंग से देखें आप, इलेक्ट्रिक करंट का सवाल था, रेजिस्टेंस के ऊपर से कैलकुलेशन था, बट कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ढंग से देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x with a speed v1 and then same distance x with a speed v2 in the same direction, the average speed of the car is। काइनेमेटिक्स का बहुत बेसिक सा सवाल, आपको कहा गया कि पहला x दूरी आपने v1 रफ्तार से चला, दूसरा x आपने v2 रफ्तार से चला। बेसिकली व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 2x एंड टाइम, पहला इसका टाइम बताओ, इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम होगा x बाई v1 और इसका टाइम क्या होगा x बाई v2। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे, दोनों को ऐड करके x एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बेटा 2x बाई पहला टाइम t1 प्लस t2, ये आंसर आ गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ढंग से देखो तो ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। बेसिक सा सवाल है, हर बच्चे के क्लास के नोट्स में होता है ये बेसिक सा थ्योरेटिकल सवाल। ढंग से देखिए आप, बहुत 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 इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ए कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक of radius 40 meter. Okay, the bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with the vertical will be। बेसिकली सूडो फोर्स का सवाल है ये। तो देखो ढंग से आप जब भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हो आप, तो आपको एक फोर्स लगता है सूडो, है ना। सूडो फोर्स नहीं होता, अपन मानते हैं किसी रेफरेंस में जाके, तो आप मान सकते हो किसी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर। अगर आप उस कार की बात करेंगे तो कार की बात करेंगे तो बेटा ढंग से देखो कि मान लो कि ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई, ये बॉब था, ये बॉब था, तो नीचे क्या लगेगा इस पे mg, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी टाइम पे जब ये कार यहाँ थी उस समय mv² बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन टी, टी का सेंटर की तरफ कंपोनेंट है टी साइन थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या है टी कॉस थीटा। अब अगर फोर्सेस बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv² बाई आर, दोनों को डिवाइड किया हमने, tan थीटा आ गया 1। अब tan कितना इक्वल्स टू 1, दैट इज पाई बाई 4, 45 डिग्री। क्या पाई बाई 4 आंसर है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। ढंग से देखो आप, बिल्कुल है हमारे पास थर्ड ऑप्शन पाई बाई 4 एंड आंसर इज दिस पाई बाई 4। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। A ball filled with very hot soup cools from 98 to 86 in 2 minutes when the room temperature is 22 degrees centigrade. How long will it take to cool from 75 degree to 69 degree centigrade? अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि 30 डिग्री से ऊपर का अगर टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगाना चाहिए, जो अच्छी बात है। बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी आंसर आ जा रहा है, आप मतलब जेमेंस उसको फॉलो कर रही है डेटा के हिसाब से, बेसिकली वो आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही जानना चाह रही है। बट आम तौर पे आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, 30 से 35 डिग्री से ऊपर का अगर डिफरेंस दिखे तो नहीं लगाना चाहिए, तब आपको स्टीफन्स लॉ जो है T⁴ वाला वो यूज़ करना चाहिए, बट उसमें आप बहुत लेंदी फंस जाओगे। अगर आप ढंग से देखो तो पहला जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है वो बोल रहा है 98 to 86
इन 2 मिनट्स। और बाहर का टेम्परेचर क्या है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू के थीटा। अच्छा, बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला लगाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ यूज कैसे करना है इसको। दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, एंगल वेंगल नहीं है वो रेट ऑफ ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक, अब टेम्परेचर घटा है तो दिस इज नेगेटिव टर्म। आप समझो इसको ऐसे लिखो आप, तो आप लिखोगे माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई डेल्टा टी। बेसिकली टी फाइनल ही छोटा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाय डेल्टा टी। तो बेसिकली ये माइनस गायब हो जाएगा। ठीक, अब पहले वाले केस के लिए बेटा देखो तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है। पहले वाले केस में 98 टू 86 12, तो अपन ने लिखा 12/2, टाइम था 2 मिनट, इक्वल्स टू के कांस्टेंट है जो फाइंड आउट कर लेंगे अपन अभी। के इंटू यहाँ जो थीटा है ना, यहाँ थोड़ी होशियारी रखनी पड़ती है। ये थीटा आपने वो करना क्या है, ये अपने को लेना है चेंज मतलब टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग एंड दैट बॉडी। बट बॉडी की टेम्परेचर तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है, तो हम बॉडी के टेम्परेचर पे क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं टेम्परेचर। अब इनिशियली था 98, फाइनली है 86, तो उसका एवरेज लिया हमने 98 प्लस 86/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इसको सॉल्व करा हमने, के की वैल्यू आ गई 6/70। अब फिर दूसरा इक्वेशन था क्या, दूसरा डेटा एक और था हमारे पास कि इसको 75 से 69 होने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा 75 से 69, तो फिर से टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 6/T2 फाइंड आउट करना है, के हमने निकाल लिया था, इक्वल्स टू फिर से वही एवरेज लिया हमने माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, वैल्यूज को पुट करा, T2 की वैल्यू आ गई 7/5। ढंग से देखो आप, 7/5 दैट इज 1.4 मिनट, और 1.4 एग्जैक्टली आंसर है भी हमारे पास, इसलिए हम एनएलसी लगा भी पाए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बट आमतौर पे अगर डेटा ऐसा हो जिसका पावर 4 आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो एडवांस के अंदर थोड़ा संभल के यूज करना है डेटा को, क्योंकि आमतौर पे 30-40 डिग्री के ऊपर अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगाना होता है। ठीक, देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। A solenoid of 1200 turns is wound uniformly in a single layer on a glass tube 2 meter long and 0.2 meter in diameter. The magnetic intensity at the center of solenoid. मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा गया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा गया है। समझो आप, बेसिकली आपको B/μ0 पूछा गया है, आपको ये चीज़ पूछी गई है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है बेटा, ढंग से देखो आप, इन्फाइनाइट मान सकते हो क्योंकि डायमीटर बहुत छोटा है, 0.1 मीटर है, और ये 2 मीटर लंबा है, तो इन्फाइनाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं उसको आप। तो B इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, B इक्वल्स टू μ0 Ni, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर निकालो मैं B/μ0, तो बेसिकली दिस इज Ni, है ना, Ni। तो Ni की वैल्यू निकालते हैं, N की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 1200/2 दैट इज 600। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई Ni, तो 600 इंटू करेंट इज 2 दैट इज 1200। ढंग से देखो 1200 आया बेटा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻3। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है हमारा, देख लेते हैं। हाँ, सेकंड ऑप्शन। देखिए ढंग से, फिर से बहुत आसान सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज 5 सेंटीमीटर। पांचवा ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमम से 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब आप समझो कि 5 बीटा की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है ना। बीटा इज व्हाट, बीटा इज फ्रिंज विड्थ लेमडा d/d, है ना। अब समझो कि 5 बीटा इज 5, तो बीटा इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बेटा लेमडा d/d की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। तो बेटा कैपिटल D की वैल्यू दे दिया 1 मीटर और लेमडा की वैल्यू दे दिया 600 नैनोमीटर। आपको सेपरेशन मतलब स्मॉल d बताना है। अच्छा, लेमडा पता चल गया, d सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये 1 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल d फाइंड आउट करना है।
इजली इसके अंदर सब डेटा डालो, आंसर निकालो। तो बेसिकली आपको बीटा पता चल गया था 1 सेंटीमीटर, लेमडा बाई डी की डी बाई डी की वैल्यू, डी पता है हमको कि निकालना है, कैपिटल डी पता था, लेमडा पता था। तो वैल्यूज डालोगे आप, तो आपने लिखा लेमडा डी बाई डी बराबर 1, तो स्मॉल डी क्या लिखोगे आप? स्मॉल डी लिखोगे 1 इंटू नहीं, देखते हैं अपन, इधर देखो, डी की वैल्यू आप लिखोगे, डी की वैल्यू लिखोगे लेमडा डी बाई 1, है ना, सेंटीमीटर, तो सब मीटर में लेके आएंगे अपन। तो लेमडा की वैल्यू कितना है 600 नैनोमीटर, तो 10 की पावर -9 इनटू कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, ढंग से देखो आप, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 बाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1 बाई 100 मीटर। तो ये 100 बेटा ऊपर चला जाएगा तो कुछ यही इक्वेशन आएगा। और यहाँ से आंसर क्या आया 60 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 60 माइक्रोमीटर। क्या ऑप्शन है हमारे पास 60 माइक्रोमीटर? यस, चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही। फिर से वेव ऑप्टिक्स का सवाल। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स के बारे में फिर बोलना चाहता हूँ मैं, हर पेपर में क्वेश्चन होता है इसका। एडवांस की बात कर लो, मेंस के किसी पेपर में देख लो आप, वेव ऑप्टिक्स तो होता ही होता है। पूरे वेव्स की बात कर लो तो सवाल आएंगे ही आएंगे 110% पूरे वेव से, और अच्छा खासा वेटेज हो जाता है उसका। ठीक, ढंग से देख लीजिए इसको आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। अब तो समझ लो कि आप हर पेपर में एक सवाल, एडवांस में भी आता है इसका, ईएम वेव्स। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि ईएम वेव्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होती है दैट इज, क्या आपको पता है? ई और बी और सी का रिलेशन, ई बी और सी का रिलेशन, है ना, ई इक्वल्स टू बी इंटू सी। आपको पता होना चाहिए चीज, ई इक्वल्स टू बी सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे ईएम वेव्स का। आप देखो तो 80% सवाल यहाँ से आते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर आता है 80% क्वेश्चन। खैर, अपना ये सवाल देखते हैं अपन क्या है। ये है, एट ए सर्टेन पॉइंट एंड सर्टेन टाइम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड इंस्टेंट। आपको कहा क्या गया है कि जो ईएम वेव है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था हमारा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई में है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया, स्टैंडर्ड है। दूसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आप समझो कि कुछ कहानी ये हो रही होती है कि अगर वेव इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 पे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि आप समझो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 पे ऑसिलेट कर रहा होगा, और दोनों साथ में ऑसिलेट करते हैं, और ये वेव कुछ इस तरह से चल रहा होता है। सोचो आप तीनों 90 पे चल रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेव ऐसे चल रहा होता है, ठीक। तो वेव का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। पहली चीज तो ये, तो अपना जो भी आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर में आएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार, वो होती है ई क्रॉस बी। समझो लॉजिकली आप, वो क्या होती है? ई क्रॉस बी विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, समझना ढंग से, विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वहां से आता है। आप सोच के देख कि हमारा वेव जा रहा था नेगेटिव जेड में। नेगेटिव जेड अपन क्या एक रेफरेंस मान लेते हैं। आप समझो कि अंदर की तरफ है नेगेटिव जेड और बाहर की तरफ है पॉजिटिव जेड। तो अंदर हो गया नेगेटिव जेड, बाहर हो गया पॉजिटिव जेड। ये हमारा हो गया एक्स और ऊपर हो गया वाई। मतलब ये सिस्टम मान रहा हूं मैं, ये अपने काम का नहीं है अभी, इसको हटाया जाए अभी। आप समझो कि कुछ ये सिस्टम बना रहा हूं मैं, ये x, ये -x, ये +y, ये -y, अंदर की तरफ है -z। तो अंदर की तरफ z है और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ। हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर हो
कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ आए, क्योंकि प्रोपेगेशन तो अंदर की तरफ है। अब अगर आप मानते हो -x में, तो E क्रॉस B बाहर आ जाता है, तो -x तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप +x मानते हो तो E क्रॉस B क्या अंदर की तरफ आ रहा है? बिल्कुल। तो मेरा एक ही आंसर हो पाएगा +x। क्या हो पाएगा? +x। क्या पॉजिटिव x आंसर है हमारे पास? देख लेते हैं ढंग से अपन। हाँ, है ना। थर्ड ऑप्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, और थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है EM वेव्स आज के डेट में। बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूँ मैं? जेईई में आप समझो कि जो टॉपिक बहुत छोटा हो और सवाल पूरी गारंटी आने की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानो आप। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या है? A parallel plate capacitor has plate area 40 and plate separation 2 mm. The space between the plate is filled with a dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5. The capacitance of the system is, कैपेसिटेंस पे सवाल आया है। उसमें करा क्या है हमने कि ये पूरा का पूरा कैपेसिटर था, उसमें आधे एरिया में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया हमने जिसका K है 5, और इस एरिया में वही एयर का एयर ही है अभी भी। अब समझो आपकी, इसको मैं दो कैपेसिटर मान सकता हूँ अलग अलग। एक तो इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, दोनों पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में होंगे तो C इक्विवेलेंट हमको पता है कि C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बेसिकली आप ये यूज कर रहे होते हो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अच्छा, C1 बिल्कुल एयर के अंदर है तो एप्सिलॉन A बाई D। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो आप तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है सिस्टम की। डाइलेक्ट्रिक लगाते ही इसलिए हम कि सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़े। तो भाई साहब इस वाले एरिया कैपेसिटेंस बढ़ गया K टाइम्स, तो इसका क्या हो गया? एप्सिलॉन A बाई D। डी क्यों यूज किया हमने? क्योंकि दोनों का सेपरेशन सेम ही लिया है सवाल ने। इसका भी 1 mm और इसका भी 1 mm, तो स्मॉल d की वैल्यू हो गई 1 mm। फिर हमने क्या C1 लिखा, इसको माना C0। तो ये बेसिकली क्या एप्सिलॉन A बाई D को C0 मान लिया, तो K टाइम्स एप्सिलॉन A बाई D, ये K इंटू E0 हो जाएगा। समझो आप C1 और C2 की वैल्यू डाल के C इक्विवेलेंट निकाला, तो ये आया बेटा K C0 बाई K प्लस 1। अब C0 की वैल्यू हमको पता है एप्सिलॉन A बाई D, तो एप्सिलॉन लिखा। एरिया सवाल के अंदर दिया हुआ है, देखो ढंग से आप 40, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड सेपरेशन 2 mm दिया है, जिसमें किसी एक कैपेसिटर की सेपरेशन हो गई 1 mm। ठीक, तो अपन क्या करें, अपन ने डेटा डाला एप्सिलॉन A बाई D, वो 1 ही था, तो 1 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू K प्लस 1 नीचे तो 6 आ गया, K की वैल्यू 5 थी, और ऊपर में है K तो ऊपर यहाँ 5। सॉल्व करा, आ गया 10/3 एप्सिलॉन फेराडे, है ना। 10/3 एप्सिलॉन फेराडे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देख, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में है assume that the earth is a solid sphere of uniform density gravitation, okay, and a tunnel is dug along its diameter throughout the earth. It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes a simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram. The time period of the motion of the particle will be approximately. ये SHM और ग्रेविटेशन को जोड़ के पूछा गया सवाल है। आप जानो कि अर्थ के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो या फोर्स लिखना चाहो, मान लो कि यहाँ से आप x दूरी पे लिखना चाह रहे हो, इसको आपने बोला कि सॉलिड यूनिफॉर्म मान के चलो, तो आप समझो कि यहाँ पे क्या लिखते हो आप? फोर्स लिखते हो -GME x बाई RE क्यूब, है ना। GME x बाई RE क्यूब इंटू m, जिस बॉडी पे फोर्स लिखना है उस पर, मान लो m मास है यहाँ पे, तो उस पर GM1 M2 x बाई RE क्यूब, ये होता है फोर्स। अच्छा, SHM की क्या कंडीशन है? SHM के लिए A इक्वल्स टू माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू x होना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टेंट को हम ओमेगा स्क्वायर बोल लेते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं दोनों को। तो अर्थ के अंदर हमने फोर्स लिखा ही है। अब समझो कि एक्सेलरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन के लिए? मास से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा, मास से डिवाइड करोगे इसको तो आएगा -GME x बाई, इसको ऐसे लिख लो आप, RE स्क्वायर इंटू RE। बेसिकली दिस इज बेटा G0, जिसको आप 9.8 पढ़ते हो, चाहे 10 लगभग लेते हो।
तो ये क्या आ गया जी नॉट एक्स बाई आर ई, तो दिस इज ए इक्वल्स टू माइनस जी नॉट एक्स बाई आर ई। अब से एक्स का कॉफिशिएंट क्या यही है, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर यही हो गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर जी नॉट बाई आर ई। अच्छा टी क्या होता है, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो वैल्यूज डाला तो आ गया 2 पाई रूट आर ई बाई जी नॉट, सबकी वैल्यूज डाली हमने, आंसर आया 5024 सेकेंड। इसको आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 2 बार 60 से डिवाइड करें आप, ये आएगा 1.4 आवर। 1.4 आवर इज लगभग लगभग इक्वल टू 1 आवर एंड 24 मिनट्स। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसने कि आप 1.4 आवर को सही से कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये पूछा है आपसे, ढंग से देखो आप, है ना। क्या आंसर है अपने पास, 1 आवर एंड 24 मिनट्स, यस, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। दो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए, अर्थ के सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, या जी इफेक्टिव क्या होता है, दूसरा एसएचएम के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, और टाइम का कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं आता है। ये 2-3 चीज़ों को मिला के बढ़िया सवाल बनाया गया, इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं आराम से। ढंग से देखें सवाल को आप एंड सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा मॉडर्न से आ गया फिर से, if the voltage is increased to 40 kilovolt then d Broglie wavelength is what? d Broglie wavelength है पता है आपको। अच्छा एक बार पता होना चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू होता है h बाई पी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम। अच्छा p का भी एक वैल्यू होता है, p इक्वल्स टू रूट 2mk, k इज काइनेटिक एनर्जी। कैसे आया ये, k इक्वल्स टू होता है बेटा p स्क्वायर बाई 2m, यहाँ से ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, k इक्वल्स टू ई इंटू वी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ई इंटू कितना पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करा हमने, तो बेसिकली हमारा जो लेमडा है वो क्या बन जाएगा, लेमडा बन जाएगा बेटा h बाई रूट 2mk, के जगह पे ई इंटू वी। सवाल में क्या किया उसने, सिर्फ वोल्टेज चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट वी, ये इक्वेशन आ गया अपने पास। इसका मतलब मैं लेमडा 1 बाई लेमडा 2 आराम से लिख सकता हूँ, और हमने लिखा लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल्स टू रूट अंडर वी टू बाई वी वन, इन्वर्सली है रूट के अंदर, तो वैल्यूज डाली हमने तो आ गया लेमडा नॉट बाई लेमडा 2 इक्वल्स टू रूट 2, और लेमडा 2 इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई रूट 2। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्या लेमडा नॉट टू बाई रूट 2 ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ए कारनॉट इंजन विथ इफिशियंसी 50%, आ गया हीट 2 का सवाल थर्मोडायनामिक्स का। ए कारनॉट इंजन विथ इफिशियंसी 50% टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 600 केल्विन। सोर्स का टेम्परेचर दिया है, इफिशियंसी दिया है, तो अपन सिंक का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, है ना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी। पहले वाले पार्ट से आपको सिंक का टेम्परेचर निकालना है, सिंक का आ गया क्योंकि दूसरे पार्ट में सिंक को सेम रखना है, एफिशिएंसी दिया है, फिर नए सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड सवाल, एफिशिएंसी आपको पता है 1 माइनस टी एल बाई टी एच, टी एल होता है सिंक का एंड टी एच होता है सोर्स का। आपने पहला वाला में एफिशिएंसी कितना दिया था 50%, मतलब 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस टी एल बाई 600, यहाँ से टी एल आ गया बेटा 300, ये सिंक का टेम्परेचर आ गया। अब इसको यूज करेंगे दूसरे डेटा में। अब हमारे पास एफिशिएंसी क्या दिया 70%, 70% दिया तो इस डेटा को लिखा 0.7 इक्वल्स टू 1 माइनस 300, हमें पता चल चुका था। T2 फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, कितना आ जाता है 1000 केल्विन। बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। देखो 1000 केल्विन है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन एंड इज द राइट ऑप्शन। ढंग से देख लीजिए आप, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत आसान, कारनॉट से सवाल था ये, आता है हीट 2 से तो बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, T is the time period of a simple pendulum on Earth's surface. Okay, its time period becomes x into t when taken to a height r. बढ़िया सवाल।
आप समझो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g, बट g को मैं लिख सकता हूँ g इफेक्टिव, उस जगह का g। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, h हाइट ऊपर जाते हैं, दिस इज RE, तो यहाँ पे आपका जो g की वैल्यू हो जाता है वो g डैश हो जाता है, समझना आप ढंग से, GME/RE स्क्वायर होता है सरफेस पे, बट डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, RE प्लस एच, बेसिकली RE प्लस एच का होल स्क्वायर। असल में तो ये होता है G डैश अबव द अर्थ सरफेस। अब हमें यही यूज करना है, हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में नहीं लेके जा सकते। क्यों? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा -2h/n, नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है अपन टेकन टू अ हाइट r दैट इज इक्वल टू अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस के इक्विवेलेंट हाइट पे लेके गए अपन, तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते। इसी को सॉल्व करना होगा। तो G डैश आया GME/, ये भी RE हो गया, ये भी RE, 2RE मतलब 4RE स्क्वायर। ये वाला वैल्यू बेटा होता है G0 सरफेस पे, तो ये G0/4 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स घट गया। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स घट गया तो अब मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ रेशियो G इफेक्टिव से, क्योंकि पहले G था G0, बाद में G हो गया G0/4 एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√G। तो बेसिकली मैं फॉर्मूले में डाला वैल्यू को, तो ये आ गया भाई साहब T1/T2 इक्वल्स टू दूसरा वाला G डिवाइडेड बाई पहला वाला G। तो वैल्यू आई 1/2, क्योंकि ये 1/4 बनेगा, 1/2 बाहर, मतलब T1/T2 बराबर 1/2। तो T2 की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2T1। देखो ढंग से आप 2T1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने बोला था कि टाइम पीरियड बिकम्स x इंटू टी, तो x के जगह पे क्या आया 2, तो आंसर इज 2। क्या आंसर 2 है हमारे पास? हाँ है। देखो ऑप्शन नंबर 2 ही 2 है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छे से सेट करा इन्होंने, देख लीजिए आप ढंग से। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। A uniform electric field of 10 Newton per coulomb is created between two parallel charged plates. An electron enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy of 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी हुई इनिशियल, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस प्रोजेक्टाइल दोनों है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या है। ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, इस दोनों के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उसने दिया है 10 न्यूटन पर कूलम। तो अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, सोच के देख, टू प्लेट्स और ये इलेक्ट्रॉन इंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ क्योंकि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ है चूंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स इधर लगा है, ठीक। अब अगर फोर्स उधर लगा है तो एक्सेलरेशन भी उधर होगा। आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे आप, इसको किसी हाइट से छोड़ा गया, वो हाइट ये है, इधर की तरफ कुछ रफ्तार दी गई u0 और ये कुछ ऐसे आया। तो कहने का मतलब कि h हाइट नीचे आने पर ये कुछ एंगल वेंगल आएगा हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल तो अपने को फाइंड आउट करना है, थीटा। यही तो फाइंड आउट करना है अपने को, थीटा। अब यहां सोच ढंग से, तो इसको मान लो आप x, तो x डायरेक्शन में ट्रेवल कितना किया यहां तक आते आते 10 सेंटीमीटर, तो x का डिस्प्लेसमेंट हो गया 10। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? एक्सेलरेशन इज QE/m, QE/m मतलब E/m, ये तो एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ, ठीक से देखना जरा आप। और लॉजिकली देखो तो आपके पास प्रोजेक्टाइल के हिसाब से A पता चल गया, आपको U चाहिए, हाइट आपको मालूम है कैसे, ढंग से देखा आप तो बिटवीन द टू प्लेट्स यूनिफॉर्म ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज दिस। सिर्फ लेंथ दिया आपको, ये सेपरेशन नहीं दिया है। देखते हैं, हो सकता है आगे अपने को यूज ना पड़े इसका।
ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सोचो आप तो x में रफ्तार अगर मिल जाए तो x में 10 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। x का वेलोसिटी हमें मालूम है, कैसे? देखो आप, अपने को एनर्जी पता है, देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू वी होता है ना, E इंटू वी, और हाफ एम वी स्क्वायर E इंटू वी होता है वोल्ट की जगह पे, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? इसकी टोटल वैल्यू है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो लॉजिकली आप, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 0.5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया। इसका मतलब यही है कि V की वैल्यू है 0.5 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही। अब इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 0.5 EV। तो यहाँ से मैं V निकाल सकता हूँ इनिशियली। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा x में, u0 बोल लेंगे उसको, x का डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम आ जाएगा। उस टाइम से क्या करेंगे, y में आओ, y में इनिशियल वेलोसिटी 0, y का एक्सेलरेशन पता है, टाइम मालूम चल चुका है हमें x से, तो हम y की फाइनल रफ्तार निकाल लेंगे। तो y की अगर फाइनल रफ्तार मिल गई vy और u0 तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बुद्धि तो अपने को आ गई कि भाई साहब करना क्या है। अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में हमने क्या क्या, फोर्स इक्वल्स टू लिखा q इंटू ई, एक्स की वेलोसिटी मान ली हमने कितनी, x की वेलोसिटी u0 और y की वेलोसिटी vy फाइनली। अब लॉजिकली समझो कैलकुलेशन से, तो x का डिस्प्लेसमेंट दिया था 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो टाइम हमने निकाल लिया बाई ux की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे अपन। vy इक्वल्स टू होता है uy प्लस ayt, uy तो 0 है बेटा, तो हमने vy निकाला ay qe बाई m, देखो इंटू टी, टी इज व्हाट 0.1 बाई ux। अब इसी फॉर्म में रखते हैं, आगे डेटा आसान हो जाएगा। अब सोच काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने बोला था आपको, तो एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 को इधर ले गए अपन तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पता है 0.5 इंटू ई, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, के इक्वल्स टू आप ऐसे समझो ई इंटू वी, वी का वैल्यू है 0.5 वोल्ट, तो बेसिकली इसको सॉल्व करो तो आ गया ई 0.5 इंटू 2 इज 1, तो दिस इज ई। तो एम यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब बेसिकली देख, तो यू पता है आपको, आप ढंग से देखो तो वी पता चल गया, वी वाई, आपको यू वाई पता, यू एक्स पता चल गया। बेसिकली आपके पास इक्वेशन कैसे था, इधर था यू एक्स, इधर था वी वाई, और बेटा ये था रिजल्टेंट और ये एंगल थीटा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई यू एक्स। वी वाई हमने निकाल चुका है यहाँ पे, और यू एक्स हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं नो डाउट। तो हमने कैलकुलेट करा वी बाई बाई यू एक्स, तो वैल्यू आई कुछ ऐसी। अब m इंटू यू एक्स की वैल्यू हमको पता है e, हमने वैल्यू डाला, e से e कट गया, 0.1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था सवाल में 10, वैल्यूज को पुट करा, आंसर आया 1, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया इंटीजर बेस्ड में, न्यूमेरिकल में 45। क्लैरिटी है क्या? ढंग से देखिए, अच्छा सवाल था ये, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, तो ढंग से देखिए इसको आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मॉडर्न फिजिक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करी इन्होंने। If the electron jumps from third excited state to the second orbit of hydrogen atom, the wavelength of radiation will be 20 by x lambda naught. आप तो पहले ये समझो कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक, ऐसे समझो आप, ये ऐसे बना हुआ है 1 2 3 4 5, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, अच्छा मैं 2 3 लिख ही रहा हूँ, n इक्वल्स टू 5, ये ऑर्बिट नंबर है। अगर सवाल ने बोला है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो पहला एक्साइटेड स्टेट तो 2 पे आ जाओगे, सेकेंड में 3 पे आ जाओगे, ठीक। उसके बाद ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद आपसे बोला गया टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ आ गया आप, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला पार्ट क्या बोला है,
इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ये है, तो क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये है। अब ये डेटा यूज करना है अपने को। और एनर्जी क्या होता है हाइड्रोजन लाइक एटम में, -13.6 इंटू 1/n², n इज द ऑर्बिट नंबर। अब वैल्यूज को डालना है। और एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी इज hc/λ। तो मैं लिखा hc/λ नॉट पहले कंडीशन के लिए, 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9। क्यों 1/4 माइनस 1/9? क्यों? क्योंकि ढंग से देखो आप फिर से सवाल के अंदर वो बोल रहा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट, मतलब 3 से 2 पे आया है। 3 से 2 पे आया मतलब एक जगह 9 आएगा, एक जगह 4 आएगा। तो बेसिकली सॉल्व करा अपन ने, तो ये पहला कंडीशन आ गया, hc/λ नॉट इक्वल्स टू 13.6 इंटू 5/36। सेकेंड कंडीशन में वैल्यूज को पुट करा हमने, hc/λ इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/16। कहाँ से आया देखो, अपने को सेकेंड पार्ट में बोल रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, ढंग से देखना आप, हमें बोला गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4 से जंप किया है 2 पर, n इक्वल्स टू 4 से जंप किया है 2 पर, इसीलिए 16 और ये 4। ठीक, अब लॉजिकली देखो तो ये आ गया सॉल्व होके, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए आप, तो लेमडा नॉट और लेमडा में एक रिलेशन आ जाएगी। तो वहाँ से λ/λ नॉट इक्वल्स टू आया 20/27 एंड लेमडा इज 20/27 इंटू लेमडा नॉट। बेसिकली यही तो x दिया हुआ था, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 27, तो आंसर इज 27। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। As shown in the figure in an experiment to determine Young's modulus of wire, the extension load curve plotted, ये दिया हुआ है एक्सटेंशन का और लोड का। अच्छा, लोड मतलब आप समझो फोर्स, ये आप समझो फोर्स, और एक्सटेंशन समझिए आप डेल्टा एल। तो आप समझो कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, डेल्टा एल बाई एफ 1045 1 दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एफ क्या दिया हुआ है 1। आगे पढ़ते हैं। The curve is a straight line something something 45. The length of wire is 62.8. Original length हमें दे दिया L equals to 62.8 centimeter. Diameter of the wire is 4 millimeter. The Young's modulus is found to be, हमें Y निकालना है। Young's modulus होता क्या है? Young's modulus is stress by strain F upon A by delta L by L। इस इक्वेशन को यूज करके सारी वैल्यूज पुट करनी है और y निकालना है। बेसिकली इसको सॉल्व करोगे आप y को, तो यह आएगा FL बाई A डेल्टा L। अच्छा, अपने को F बाई डेल्टा L पता है ना, देखो डेल्टा L बाई F इक्वल्स टू 1 है, तो F बाई डेल्टा L भी 1 है, तो बेसिकली दिस इज L बाई A इंटू 1 हो जाएगा। अब L हमको पता है, A हमको पता है, कैसे? L 62.8, A पता है क्योंकि हमको डायमीटर पता है, डायमीटर पता है तो पाई आर स्क्वायर से हम एरिया निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे, यंग्स मॉडुलस आएगा, और यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट हो गया आ गया यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एल बाई ए ही आया है। और वहाँ से वैल्यू कितनी आई है बेटा 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4, और अपने को आंसर बताना था समथिंग इंटू 10 की पावर 4। तो अपना समथिंग वाला पार्ट क्या है 5, तो आंसर इज 5। देखिए ढंग से आप, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन का ये चैप्टर का सवाल था, इजी सवाल, ढंग से देखें आप। इस क्वेश्चन में क्या है, ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क रोटेशन अबाउट एन एक्सिस सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अच्छा बेटा, दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन से परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास है ICM। तो मुझे तो पता है ये ICM की वैल्यू डिस्क के लिए क्या होती है mr²/2, वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो प्लेन से, मतलब ICM की वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है IAB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस CM एट ए डिस्टेंस 2/3r। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें IAB निकालना है। ये AB इसके पैरेलल एक्सिस है जो डिस्क से परपेंडिकुलर ही है, जो 2/3r डिस्टेंस पर है। तो IAB में क्या लिखूंगा, IAB लिखूंगा ICOM प्लस MD²
तो इसको यूज करके हम IAB निकाल लेंगे और IAB और ICM की हमें रेशियो चाहिए। आसान सा सवाल था, हमने उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करा और हमने IAB निकाला 17 MR²/18। एज पर क्वेश्चन IAB और ICM का रेशियो आया 17/9, 17/9 मतलब 17:9। और सवाल में क्या लिखा था, x:9, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 17, x की वैल्यू होगी 17, सो आवर आंसर इज 17। ढंग से देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट्स मूविंग द एक्शन ऑफ ए फोर्स F 2 न्यूटन। ऐसा 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, दिस इज 2 न्यूटन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स लीनियर मोशन। देखो ढंग से बेटा क्या लिखा है इसने, सवाल में पहले ही क्लियर कट उसने बोल दिया कि बॉडी लीनियर मोशन में है। क्यों बोल दिया उसने, समझो आप इस बात को। अगर इधर देखोगे तो कंपोनेंट होगा F cos थीटा और इधर कंपोनेंट होगा F sin थीटा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे थीटा इक्वल्स टू है kx, थीटा इज व्हाट kx, सवाल का पार्ट है देखो, थीटा इक्वल्स टू kx। जैसे जैसे आगे जाओगे x बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो ये वैल्यू चेंज होंगी तो ऊपर का वैल्यू भी चेंज होगा। हो सकता है कभी वेट से ज़्यादा हो जाए तो ऊपर भी चलना चालू कर दे, हो सकता है ऐसा ऊपर चलना चालू कर दे, बट सवाल में उसने लिख दिया है कि इट इज़ ओनली इन इट्स लीनियर मोशन। तो हमें ये वाई डायरेक्शन का या वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन काउंट नहीं करना है, नहीं तो बोनस हो जाएगा सवाल। इसलिए पहले लिख दिया उसने लीनियर मोशन, तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब समझो आप कि बॉडी लीनियरली चल रहा है, आपसे पूछा था एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। अब मुझे पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा के इज डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज इंटीग्रल F cos थीटा इंटू डी एक्स, क्योंकि इसी के कारण वर्क डन लेना है, बाकी तो परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं। तो इंटीग्रल एफ एक्स कितना होगा 2 cos kx इंटू डी एक्स, 0 से लेके x तक। इसको इंटीग्रेट कर लूँगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आया, सोच के देख k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल्स टू 2 cos kx का इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, यह है बेटा 2 sin kx बाई k। k इनिशियल 0 था, रेस्ट से बॉडी चला था, तो k फाइनल आ गया 2 sin kx बाई k। तो sin kx के पहले क्या लगा हुआ है 2, आंसर इज 2। हमें वही फाइंड आउट भी करना था कि ये साइन में n बाई के में n क्या है, और आंसर हमारा आ रहा है 2 बाई के, तो आंसर n के जगह पे क्या आ गया 2, सो हमारा आंसर है 2। क्लियर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एन LCR सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस 62.5 नैनोफैराडे एंड रेजिस्टेंस दिस इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ भाई। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तब होता है जब रेजोनेंस होता है, एंड एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। ये कुछ इक्वेशन तो बार बार यूज हो रहा है जेईई मेंस के सवालों में। ओमेगा क्या होता है बेटा 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। अच्छा क्वेश्चंस में क्या क्या पता है हमें, f पता है हमें, और क्या पता है हमें, क्या हमें कैपेसिटेंस पता है, बिल्कुल पता है। फाइंड आउट क्या करना है, l, एक ही तो वेरिएबल है, क्या l आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर डालिए वैल्यू और आंसर निकालिए। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, l इक्वल्स टू 1/ω²c, वैल्यू डाला, ओमेगा की वैल्यू 2πf, उसका स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर एंड f, ठीक। वैल्यूज डाला हमने, फिर हमने किसकी वैल्यू डाली कैपेसिटेंस की, उसको मीटर में लेके गए, फैराडे माइक्रो फैराडे था, नैनो फैराडे था सॉरी, उसको फैराडे में लेके चले गए अपन, तो ये आ गया भाई साहब 0.1 हेनरी। इसको आप मिली हेनरी में लिख सकते हो, 100 मिली हेनरी। तो क्या 100 मिली हेनरी में आंसर है अपना, आंसर अपने से पूछा क्या था वो, हाँ मिली हेनरी में आंसर पूछा उसने। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज डैश मिली हेनरी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा आंसर है 100। आसान सा सवाल एसी का। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विद फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। देखो फिर से वेव, ढंग से देखें आप। अच्छा एक बार बताओ, फेज डिफरेंस दिया मतलब डेल्टा फाई दिया है, डेल्टा फाई होता है बेटा 2 पाई बाई लेमडा
इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स भी दिया है, डेल्टा फाई की वैल्यू दिया है बेटा π/3 60 डिग्री बराबर 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स दिया कितना 6। अच्छा 6 दे दिया उसने, पाई से पाई कट गया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब 36। लेमडा की वैल्यू आ गई 36 मीटर। अब समझो लेमडा की वैल्यू है 36 मीटर। पूछा क्या है, द वेलोसिटी विथ विच वेव इज ट्रेवलिंग। भाई साहब खत्म सवाल। v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा एफ लेमडा। लेमडा पता चल गया, एफ पता है 500, क्या v आ जाएगा 500 इंटू 6 क्या 3000, नहीं 500 इंटू 36, सॉरी 500 इंटू 36। अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है, लेमडा इक्वल्स टू 36, तो हमारा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f इंटू लेमडा। तो हमारा आंसर होगा v इक्वल्स टू 500 इंटू हर्ज में ही है वो 36। तो आंसर तो हमारा ये हो गया, आंसर ये हो गया भाई साहब। आंसर कैलकुलेट करके ले गया अपन 500 इंटू 36 18,000 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर में लेके चले गए 18 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमसे पूछा भी उसी में गया है किलोमीटर पर सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा 18। देखिए आप, बेसिक सा सवाल वेव्स के अंदर, बहुत बेसिक सा सवाल। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इन द गिवन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। बहुत आसान सा सवाल। आप सॉर्टिंग हो रहा है, ध्यान से देखो। ये 4 ओम और ये 4 ओम, इसको शॉर्ट किया गया है प्लेन वायर से, तो खत्म हो गया सर्किट में। ये करंट तो सीधा इधर जाएगा। ढंग से देखो, जब करंट ऐसे आएगी उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो इससे जाए या तो शॉर्टिंग वायर से जाए। देखो ढंग से, आप ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया है इस प्लेन वायर से, तो ये भी खत्म सर्किट में। तो सर्किट हमारा बन क्या गया, सर्किट हमारा बेसिकली बना ये। अब देखो ढंग से आप, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। अब ये 3 1 और ये 6 सब किस में है सीरीज में, तो कितने हो गए 3 + 1 4 + 6 10, ये 6 है। तो 3 + 6 9 + 1 10, आंसर इज 10 ओम। क्लैरिटी है क्या, आंसर 10 होना चाहिए और आंसर हमारा 10 ओम है भी। आंसर इज 10 ओम। ढंग से देखो आप, आंसर 10। बहुत आसान सा सवाल दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, ढंग से देखिए आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। P इक्वल्स टू 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप एंड Q इक्वल्स टू दिस, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस की। बहुत आसान सा सवाल, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लेते हैं कि P क्रॉस की कोई तीसरा वेक्टर है C वेक्टर। मान लो कि C वेक्टर इज P क्रॉस Q। अब हम P क्रॉस Q फाइंड आउट कर लेंगे। P क्रॉस Q आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है। आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी जा सकते हो या डायरेक्ट भी जा सकते हो। डिटर्मिनेंट से जाते तो कैसे जाते बताओ, P क्रॉस Q, मैं आपको डिटर्मिनेंट से बता देता हूँ, आसान सा तरीका होता है। आप लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। पहला वाला वेक्टर क्या है 3 √3 2, दूसरा क्या है 4 √3 2.5। ये P और Q आपको क्या करना होता है प्लस माइनस प्लस। आप पहले इसको पकड़ो, फिर इस रो और कॉलम को छोड़ दो, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस ये करना होता है। फिर आप इसको पकड़ो, फिर ये रो कॉलम छोड़ दो। तो आंसर कैसे लिखोगे आप i कैप इंटू ये और ये छोड़ा, तो आंसर क्या आएगा बताओ 2.5 √3 - 2 √3, i कैप में आ गया। फिर माइनस j कैप में करोगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ो, तो आप लिखोगे 2.5 इंटू 3 - 8। देखो ढंग से आप, फिर प्लस k कैप करोगे, आप प्लस k कैप करोगे तो ये लाइन और ये लाइन भूल जाओ, ये हो गया 3 √3 - 4 √3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कुछ ये आंसर आ जाता है, ये आंसर आ जाता है आपके पास। आप ढंग से देखो तो ये आता है 1/2 इंटू √3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 √3 k कैप। अब अगर C वेक्टर को ढंग से देखोगे आप, जो हमने P क्रॉस की माना था, तो हमें C वेक्टर नहीं चाहिए, C के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो C का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। C का मैग्नीट्यूड आ गया 2। तो किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय दैट
मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया। तो बेसिकली इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बन जाएगा 4, तो क्या आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ वही वेक्टर। और आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है कि आंसर है आपका 1/x टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो x यहाँ पे क्या आ गया 4, सो आवर आंसर इज 4। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से ये सवाल। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। A ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2. The angle of incidence of ray is equal to critical angle 4A. The lateral displacement. अच्छा, lateral displacement का सवाल है। मैं आपको lateral displacement का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझे आप। मान लो कि ये स्लैब है, लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल हुआ पहला, लाइट ऐसे गई, फिर ये दूसरा नॉर्मल ऐसे निकल गई। बेसिकली ढंग से देखो तो लाइट को जाना इधर था, चली इधर गई, मतलब देख डायरेक्शन तो वही है बट कुछ शिफ्ट हो गई लाइट, है ना। इधर की तरफ लाइट, नीचे की तरफ लाइट शिफ्ट हो गई, जाना इस लाइन के अलॉन्ग था, गया इस लाइट के अलॉन्ग। बेसिकली हमको यही डी फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज़ देखो, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो आप। ये अगर आई है तो ये टोटल आई होगा, ये आर होगा, तो दिस एंगल इज आई माइनस आर। ठीक, अब समझो ये आर तो ये भी आर। अच्छा ये थिकनेस मान लीजिए आप टी है, तो ये क्या होगा बेटा, दिस इज टी सेक आर, दिस इज टी सेक आर। अच्छा इस वाले ट्राइंगल में ढंग से देखो आप, ये ट्राइंगल बनाओ ऐसे, ये ऐसे परपेंडिकुलर और ऐसे, समझना ढंग से आप तो ऐसे समझो कि मैं इस ट्राइंगल को बाहर बनाता हूँ फिर से, थोड़ा अच्छे से फील आ जाए आपको। ये लाइन ऐसे है, ये परपेंडिकुलर ऐसे है, और समझो कि ऐसे हमने मिला दिया है। दिस इज टी सेक आर, और सोच कि ये एंगल है आई माइनस आर, तो क्या ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं? ये आराम से निकाल सकते हैं। कितना, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। बेसिकली लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो यही है, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। बेसिकली हमको फाइंड आउट यही करना था, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने दिया है क्रिटिकल एंगल, तो भाई साहब वहाँ पे आई के जगह पे क्या लिख लेंगे अपन, सी। और साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है 1/μ, तो सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमने सारा वैल्यूज डाला डी के जगह पे, डी की वैल्यू आ गई 52 इंटू 10⁻²। और 52 इंटू 10⁻² के हिसाब से देखो आप, तो आपको लिखा है 52 इंटू समथिंग इंटू 10⁻², तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर 52। कहाँ गया पेन, हाँ हमारा आंसर हो गया 52। बहुत आसान सा सवाल। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला वेव ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ग्लास स्लैब के ऊपर का क्वेश्चन। क्लियर है क्या? ये ढंग से देख लीजिए आप। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।